हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भैया आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे। हम आपको बताते हैं हम कौन सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। सर बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए जो हमारा पहला पेपर है जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। सर हम इसको सॉल्व कर रहे थे और हमने अब तक 3 लेक्चर इसको सॉल्व करने के निकाल चुके हैं। मतलब हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 लेक्चर हो गए, मतलब 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज हमारा डे 4 है, यानी कि चौथा दिन है और आज हम अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई, इस तरह से जो हम कर रहे हैं इसमें हमने क्या किया था, हमने 10 क्वेश्चन लिए थे, वो भी ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से लिए थे सर? ये हमने पहले 10 क्वेश्चन लिए थे जिनमें हर क्वेश्चन से रिलेटेड किस तरह का कॉन्सेप्ट होता वो भी समझा था, है ना भाई। किस तरह से कॉन्सेप्ट है या फिर उसके जो ऑप्शंस हैं उनको भी हमने सॉल्व किया। हर तरह से हमें कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाता है, उस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, क्या लिखना है, सारी चीजें हम जान रहे हैं। देखो आप कहेंगे सर हमारी यूनिवर्सिटी में तो थियोरेटिकल एग्जाम्स होते हैं, आप हमें ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं? तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करते हो तो इससे हमारे पास दो फायदे होते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको समझ में आ ही जाते हैं। दूसरा फायदा हमारे पास ये होता है कि ऑब्जेक्टिव में भाई एक क्वेश्चन में ना 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन होते हैं। जब हम चारों को एक्सप्लेन करेंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारे कॉन्सेप्ट छूट चुके होते हैं वो भी हमारे क्लियर हो जाते हैं, है ना। और दूसरी बात ये भाई, ये तो रिएक्शन वाला पार्ट है ना। ये जो हम जिस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सा पार्ट है? रिएक्शन वाला। तो सर रिएक्शंस तो हमको समझ नहीं है। अब चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो, रिएक्शन तो हमें कंप्लीट करनी ही करनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर लिया है। और एक और हमारा रीजन था इसका, और वो ये था कि अभी तक जो 5th सेमेस्टर में हमने सारा सिलेबस नहीं कर पाए थे ना भाई। हमारा पहले पेपर के 3 यूनिट हो चुके थे, दूसरे वाले के 2 यूनिट हो चुके थे अब तक, है ना। तो बाकी यूनिट्स करने के लिए हमें इतना सारा टाइम था नहीं। आपके एग्जाम्स भी आ चुके हैं तो हमने सोचा कि ऑब्जेक्टिव पेपर टाइप उठा लें, जिससे कि आपको जो यूनिट्स नहीं हुई हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो हम पढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर पूछे गए तो हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा सबको क्लियर करते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा एक रीजन और था, एक रीजन जो लास्ट है वो हमारे पास ये था कि अगर बाय चांस हमको कहीं किसी, हम बोल सकते हैं कि हमें जाना भी कहीं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है। अभी आप बीएससी 5th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर हो जाएगा, उसके बाद तो कंपटीशन में जाना है ना। मान लो आपको मास्टर्स करने जाना, तो मास्टर्स के लिए क्या करो, आप सीयूटी में जाओगे या फिर आप आईआईटी के लिए तैयार करोगे, आईआईटी जैम का पेपर दोगे, है ना, या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोगे। तो भाई वहां पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आपसे? ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीजें अभी हम जान रहे हैं। चलिए फिर हमने भाई कितने क्वेश्चन कर लिए थे सर? पहले लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे, दूसरे में 10 कर चुके, तीसरे में भी 10 कर चुके, मतलब हमारे पास 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था। ओके, अब हम करते हैं भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्या पूछा गया है जरा एक बार देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सर फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको बताना है। बहुत आसान रिएक्शन है। कैसे सर? इसको बोला जाता है नेफ्थलीन। जब दो रिंग जो होती हैं आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको नेफ्थलीन कहा जाता है। और ये जो CrO3 और CH3COOH है, इसके प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने के बाद जो नेफ्थलीन है वो क्या बनाती है, जरा एक बार सुन लीजिए भाई। होता ये है कि 2 रिंग है ना, तो एक ऑक्सीडाइज हो जाती है। इनमें से एक रिंग हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक रिंग ये है, इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। अब जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये रिंग यहाँ से ब्रेक होती है, यहाँ से डबल बॉन्ड से ब्रेक होती है। और डबल बॉन्ड से ब्रेक होने के बाद ये जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। और आपको पता है अल्टीमेट ऑक्सीडेशन करने के बाद हमारा जो ग्रुप है वो चेंज हो जाता है COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड OOH, एक ये होता है। इस तरह से C डबल बॉन्ड OOH ये होता है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें, इसका नाम है थैलिक एसिड, इसका नाम होता है थैलिक एसिड। अगर आप जरा सा भी इसको थोड़ी सी भी हीट देते हो तो हीट देने के बाद भाई होता ये है कि हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि सर 2 OH जो है ना, इनमें से एक H2O यहाँ से रिलीज हो जाता है। और जब यहाँ से H2O निकल जाएगा,
जब यहाँ से H2 निकल जाएगा तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा भाई, एक रिंग जैसी है वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है, जब H2 निकल जाएगा तो बीच में क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा जो इस तरह से जुड़ जाता है। RCOOCOR इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड, और एक किसका एनहाइड्राइड है, थैलिक एसिड का, इसलिए इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। तो ऑप्शन बी आपका जो होगा वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा परेशान थी नहीं, इसलिए हमने डायरेक्टली बता दिया है। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगर हम बात करें सर क्वेश्चन नंबर 32 की, तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सर बेंजीन डाई एजोनियम बाइसल्फेट सॉल्यूशन एज हीटिंग विद H2O गिव। अगर आप बेंजीन डाई एजोनियम बाइसल्फेट सॉल्यूशन को हीट करते हो वाटर की प्रेजेंस में, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही तो बताना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है, हमारे पास है ये रिंग हमारे पास है बेंजीन रिंग, आई होप आपको नजर आ रही होगी। अगर मैं इस पर लगा दूं N2 पॉजिटिव, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइओजोनियम। देखो बेंजीन हो गया, डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन। ईएम कहां था भाई, ईएम वहां था जहां पॉजिटिव होता है। आपको पता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ईएम, अमोनियम, हाइड्रोनियम, ईएम वहां था जहां पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है ना, एजा बोलते हैं नाइट्रोजन को, एजा मतलब नाइट्रोजन। तो ये होगा बेंजीन डाई एजोनियम। इससे हैलोजन लगा दूं तो हैलाइड, सल्फेट लगा दूं सल्फेट है ना। इसी तरह से उसने बोला बाइसल्फेट क्या होता है, HSO4 नेगेटिव। सर ये बाइसल्फेट होता है, तो ये फॉर्मूला हो गया बेंजीन डाई एजोनियम बाइसल्फेट। अगर मैं इसको हीट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ H2O, क्या बन जाएगा सर। जब आप इसको हीट करोगे ना, तो हम बड़े प्यार से आपको बता रहे हैं बनेगा क्या भाई, बनेगा ये। अगर हम बात करें क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो जो N2 है ना वो निकल के भाग जाएगा, तो हम कहेंगे चलो ठीक है सर N2 निकल के चला गया। प्लस यहां से जो HSO4 नेगेटिव है वो H2 से एक H प्लस को लेगा और ये बना लेगा H2SO4। भाई HSO4 एक H ले ले, H2SO4 बना लेगा। प्लस अब बचा क्या भाई, हमारे पास एक तो भैया हम कह सकते हैं सर हमारे पास एक रिंग बची, ठीक है। अब यहां से N2 निकल गया, HSO4 भी निकल गया, तो यहां से H निकला था, बचेगा क्या OH। वो OH जाके रिंग से लग जाता है, और OH जाके रिंग से लग जाएगा तो इसे क्या बोला जाएगा सर, इसका नाम होता है फिनॉल। आपसे कहा जाता है बताओ भैया, अगर हम बेंजीन डाइओजोनियम बाइसल्फेट सॉल्यूशन को H2 के साथ हीट करते हैं, क्या कीटोन बनेगा, हम कहेंगे नहीं बनेगा। ब्यूटेन बनेगा, हम कहेंगे नहीं बनेगा। प्रोपीन बनेगा, हम कहेंगे नहीं बनेगा। फिनॉल बनेगा, हम कहेंगे बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। भाई आराम से भी बता सकते हैं। एक बात बताओ, कीटोन C डबल बॉन्ड कहां से आएगा, नहीं है ना, बिल्कुल। ब्यूटेन 4 कार्बन थोड़ी, बेंजीन दे रखा तो जाहिर सी बात है 6 कार्बन तो वैसे भी होंगे। या प्रोपेन है, ये वैसे ही कट गया। तो हमारे पास आंसर आप बिना सॉल्व करे भी बना सकते थे। तो इसका जो आंसर है वो हमारा सही क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा फिनॉल। ओके सर, अभी हम करते हैं अगले क्वेश्चन की तैयारी। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाओ। 32 तो हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई आपके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। आपसे कहा जाता है सर विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोर स्टेबल। भाई कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सी एल्कीन आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल है, हमें ये बता दो। तो हम कहेंगे सर बहुत आसान है। कैसे आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े ना हम क्या पढ़े होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करें, हाइपर कॉन्जुगेशन ये कहता है सर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। यानी कि अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन के। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब क्यों होती है भाई, इसका रीजन हम पहले जान चुके थे। आपसे कहा जाता सर हमको ना ये बता दो अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे। भाई अल्फा हाइड्रोजन के बारे में हम तुम्हें बताएं, अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई कार्बन चेन है इस तरह से, उससे हमने कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ रखा है, ये क्या हो सकता है सर,
ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, या फिर आपका हैलाइड है, एल्कोहल है, फिनॉल है, कुछ भी हो मतलब, या डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ये इसको रुक जाए कुछ भी लगा सकते हैं। अगर इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा, इसी तरह से, है ना, और उसके बाद भी होता है तो फिर ओमेगा, इस तरह से कार्बन होता है। अब जो हाइड्रोजन अल्फा पे जुड़ा है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, जो बीटा पे जुड़ा है उसे बीटा हाइड्रोजन कहेंगे, जो गामा पे जुड़ा है उसको गामा हाइड्रोजन कहेंगे, जो डेल्टा पे उसे डेल्टा हाइड्रोजन, और जो ओमेगा पर है उसे ओमेगा हाइड्रोजन कहेंगे। तो आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या देखना है, मात्र अल्फा हाइड्रोजन को देखना है। आ जाओ सर, हमारे पास ये रही सर एल्कीन, इसकी ध्यान से सुन लेना, हम एल्कीन बना रहे, एल्कीन ये रही, इसकी एल्कीन ये है, इसकी एल्कीन ये है, और इसकी एल्कीन ये है। ओके, आई होप आपको नजर आ रहा होगा सब कुछ। अब इसमें से ना मुझे अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, तो पहले तो एक काम करो, अल्फा कार्बन काउंट करो। पहले वाले में एल्कीन से जुड़ा डायरेक्ट कार्बन ये है, तो ये अल्फा हो गया। एल्कीन से डायरेक्ट सर इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है, इसमें 2 अल्फा कार्बन है। इसमें एल्कीन से ये भी डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट जुड़ा है, 3 है। इसमें 1 2 3 4। अब हम काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन को। सर पहले में एक ही अल्फा कार्बन है, उस पर 3 हाइड्रोजन, तो इसमें हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में 2 अल्फा कार्बन है, दोनों पे 3 3 है, तो ये हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 2 3 अल्फा कार्बन है, तीनों पे 3 3 हाइड्रोजन है, कितने हो जाएंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पर बात करें भाई, इसके पास 1 2 3 4 4 है अल्फा कार्बन, तो चारों पे 3 3 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा, 12 अल्फा हाइड्रोजन। क्या बचा, बचा क्या भाई, हम कहेंगे सर कौन ज्यादा स्टेबल है, हम कहेंगे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतने ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज देयर इज 12 अल्फा हाइड्रोजन। आई होप आपको ये कहानी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी हम बात कर लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन, इसका नाम है What is the bond angle in साइक्लोप्रोपेन। भाई साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल किसका मतलब कितना होता है ये पूछ रहा है। साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है ये बताना भाई, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ओके 3 कार्बन है, वो भी साइकिल में है, तो 1 2 3 बस आपस में जुड़ गए सब साइकिल में। एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ। आपसे पूछा बताओ बॉन्ड एंगल कितना होगा, आप बच्चे से भी पूछोगे ना तो वो भी बता देगा सर। कैसे भाई, उसको पता है ना, ये त्रिकोण बन गया एक है, और इसमें कितना एंगल होगा, पूरे इसका 160 होता है, तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 60 डिग्री होगा, आराम से बता देगा सर। साइक्लोप्रोपेन में कितना बॉन्ड एंगल होगा, 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से 60 डिग्री का एंगल पाया जाएगा। कितना आसान है, 90 हो सकता है, नहीं होगा ना साइक्लोप्रोपेन में, सारे एंगल बराबर ही होते हैं। इधर 109 डिग्री तो बहुत हो गया, पॉसिबल ही नहीं है, 120 भी नहीं हो सकता। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 35 की। आपसे क्या जाता है क्वेश्चन नंबर 35, इन हैलोजनेशन ऑफ एल्केन ओके विच हैलोजन इज मोस्ट रिएक्टिव। अगर हम एल्केन का हैलोजनेशन करते हैं तो हमारी कौन सी जो एल्केन है वो ज्यादा रिएक्टिव होगी, क्या हमारा F होगा, Cl होगा, Br होगा, I होगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, जैसे मान लो F2 के साथ रिएक्शन करा रहा है, Cl2 के साथ करा रहा है, Br2 के साथ करा रहा है, या फिर I2 के साथ करा रहा है, तो आपसे कहा जाता है कि इनकी रिएक्टिविटी जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी का केस अगर हम देखें भैया, तो सबसे ज्यादा जो छोटा होता है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे छोटा है और सबसे ज्यादा भागता भी है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वही है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन होता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2, फिर उसके बाद Cl2, फिर Br2 और फिर I2। तो F2 से ज्यादा कौन लगेगा, फ्लोरीन ना, दैट्स व्हाई। तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव इज F, मोस्ट रिएक्टिव F, उसके बाद Cl, फिर Br, फिर I। आई होप इतनी बात भी क्लियर होगी, आसान सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। हमसे कहता भाई क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, सर व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेन इज एक्सप्लेन्ड बाय बेयर-स्ट्रेन थ्योरी। बेयर-स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी थी हमने, नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी सर। जब हमने बीएससी 5th सेमेस्टर की पहली यूनिट स्टार्ट की थी केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लोएल्केन, तो वहां पर बेयर-स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी थी, जो सबसे लास्ट टॉपिक था आई थिंक, है ना,
सबसे लास्ट टॉपिक यही था, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। और बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या बताती है, जैसे मान लीजिए वो ये कहती है सर अगर कोई भी जैसे साइक्लोप्रोपेन है, इसके पास बॉन्ड एंगल कितना है सर 60 डिग्री है, बट एक्चुअली इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3 है ना, तो sp3 का बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, इतना होना चाहिए, लेकिन इतना तो नहीं होता। कितना होता है 60 डिग्री होता है। अगर भाई एक बात बताओ, किसी बंदे के पास में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन आपने उसको जबरदस्ती 60 डिग्री पर टाल रखा है, तो क्या करेगा, उसके अंदर एक स्ट्रेन होगा नहीं होगा, वो चाहेगा अगर थोड़ी सी हीट कर तो तुरंत टूट जाए। वही है, तो हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी में पढ़ा था कि जो स्ट्रेन होता है ये कौन सा वाला स्ट्रेन होता है, एक बॉन्ड एंगल का ही तो स्ट्रेन होता है। बिल्कुल, क्या यहाँ पर एंगल स्ट्रेन होता है, हम कहेंगे बिल्कुल होता है। टॉर्शनल नहीं होता, स्टेरिक नहीं होता, बॉन्ड स्ट्रेन नहीं होता, यहाँ पर हम क्या कहेंगे एंगल स्ट्रेन होता है। यानी कि इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच का जो स्ट्रेन है दैट इज एंगल स्ट्रेन या बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। तो उसी की वजह से हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी को हम पढ़ते हैं, तो ये हमने वहां पर कर लिया, तो आंसर आपका जो होगा वो एंगल स्ट्रेन हो जाना है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37। और क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है, विच बॉन्ड इज ब्रोकन ड्यूरिंग द हैलोजनेशन ऑफ एल्काइन। ओके, आपको एल्काइन का ना, जो आपको एल्काइन है उसका करना है हैलोजिनेशन, लॉगिनेशन मत कर देना भाई, है इधर लगा रखा है फिर लगा देते हैं, क्योंकि जब पेपर बनाते हैं तो आगे तक नहीं जाते तो उधर आधा वादा इधर कर देते हैं। तो ये हैलोजनेशन ऑफ एल्काइन हो गया। अगर आप किसी भी एल्काइन का हैलोजनेशन करते हो तो किस टाइप का क्या बनता भाई, विच बॉन्ड इज ब्रोकन, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। एल्काइन क्या होता है भैया, हम कहेंगे सर हमारे पास मान लीजिए ये है आर, सर ले लेते हैं आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहां पर है आर। ओके ओके, अभी हम करते हैं सर इसका ना हैलोजनेशन कराएंगे। हैलोजनेशन मान लो Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक होगा, बिल्कुल, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा आर सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर आर, एक Cl इससे लग जाएगा दूसरा Cl इससे लग जाएगा। आप कहेंगे सर हम तो दोबारा से Cl2 से रिएक्शन कराना चाहते हो, करा लो, आर सी सी आर, एक Cl यहाँ पर पहले से लगे थे, जब दूसरा बॉन्ड टूटा तो एक Cl और यहाँ पर और दूसरा यहाँ, यही तो होगा। अगर आप और हैलोजनेशन आप कराओगे तो पॉसिबल नहीं है, इतना ही होता है, इतना ही होता है। तो आपसे ये कहा जाता है, आपसे पूछा भैया इस हैलोजनेशन में ना हमको ये बता दो कि कौन सा वाला जो है हमारे पास क्या बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो भाई हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड तो पहले हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो एल्काइन में बनता ही नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है, हाइड्रोजन और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यानी कि FON और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो पॉसिबल है ही नहीं। बात आती है सिग्मा बॉन्ड की, ये नन वाला भी ऑप्शन खत्म है, तो हम यहाँ पर पाई या सिग्मा में देख लीजिए। तो अगर हम बात करें सर ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है पाई, और तीसरा भी क्या होता है पाई। तो ट्रिपल बॉन्ड में हम पढ़े हैं ना, एल्काइन की केमिस्ट्री भी हम पढ़ चुके हैं। तो एल्काइन में हमने क्या पढ़ा था कि जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं। तो जब आप एल्काइन का हैलोजनेशन करा रहे हो तो आप देखो पहले कौन सा टूटेगा भाई, पाई। हमने ट्रिपल बॉन्ड में ये पढ़ा, डबल में क्या पढ़ा था, एक सिग्मा एक पाई, और सिंगल में क्या था सिग्मा। तो जाहिर सी बात ट्रिपल से गया डबल और डबल से गया सिंगल। अगर हम ट्रिपल में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो पाई है और एक सिग्मा है। जब हम डबल बना तो यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई, और सिंगल रह गया तो उसमें कौन होगा, केवल सिग्मा। तो हम ये देख सकते हैं सर यहाँ पर भी सिग्मा एक है, यहाँ पर भी सिग्मा एक है, यहाँ पर भी सिग्मा है, सिग्मा तो नहीं टूट रहा। तो भाई सिग्मा नहीं टूट रहा, टूट कौन सा रहा है, यहाँ पर दो पाई थे, यहाँ पर एक पाई, यहाँ पर एक भी नहीं है। तो मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। विच बॉन्ड इज ब्रोकन ड्यूरिंग द हैलोजनेशन ऑफ एल्काइन, तो वी कैन से देयर इज पाई बॉन्ड। ओके, यानी पाई बॉन्ड होगा जो ब्रेक करेगा और आपका हैलोजनेशन रिएक्शंस को आगे बढ़ाएगा। आई होप इतनी बात पे क्लियर होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा। इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 के साथ। क्या कह रहा है सर 38, क्या कह रहा है 38 जो क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल इज यूज्ड इन बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन। आपको एल्काइन का बर्च रिडक्शन करना है, ठीक है, ओके।
ब्रिज रिडक्शन जब आप एल्काइन का करेंगे तो कौन सी वाली मेटल आपकी यूज होती है? पहली बार फॉस्फोरस, विच मेटल पूछा ना, विच मेटल है, क्या फॉस्फोरस मेटल है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, वो तो मेटल है ही नहीं। सोडियम मेटल है, Mg मेटल है, जिंक मेटल है, ये तो हमको पता है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिज रिडक्शन की तो एल्काइन का मतलब ये बोल सकते हो आप, जैसे यहाँ पर है R C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर R है। आप ब्रिज रिडक्शन में जो हम यूज करते हैं वो क्या क्या करता है, आप यहाँ पर करते हो भाई, ऐसे कर देते ना, Na लिक्विड अमोनिया NH3 या फिर Li इन लिक्विड अमोनिया, ये हम करते हैं। या तो Li लिक्विड अमोनिया ले सकते हैं या फिर Na लिक्विड अमोनिया ले सकते हैं, और जिससे हमारे पास क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड से बन जाता है डबल बॉन्ड, एक R इधर दूसरा R इधर, एक हाइड्रोजन इधर दूसरा हाइड्रोजन इधर। मतलब जो आपकी एल्कीन बनती है वो कौन सी एल्कीन बनती है, ट्रांस एल्कीन बनती है। ये पढ़ाए थे ना, इसका नाम ब्रिज रिडक्शन होता है। तो आपसे पूछा कौन से मेटल यूज होते हैं, Na होते हैं, बिल्कुल होती है। Mg होगी, कभी नहीं होगी। Zn होगा, कभी नहीं होगा। तो Na या फिर Li, इन दोनों में से कोई भी एक आप वहां पर सही आंसर को लिखेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन था, और ये रिएक्शन हम 2 बार पढ़ चुके हैं भाई, एल्काइन में भी पढ़ी थी, एल्कीन में भी पढ़ी थी। ओके, अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 39। क्या कर रहा है 39 और 40, 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद हमारा ये सेशन भी आई थिंक लास्ट हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड कैरेक्टर मेक्स टर्मिनल एल्काइन एसिडिक, अच्छा मिक्स होगा अपना ना, मिक्स टर्मिनल एल्काइन एसिडिक। कौन सा कार्बन है जो टर्मिनल एल्काइन को क्या करता है, एसिडिक बनाता है? तो अच्छा हाइब्रिडेशन पूछा है उसमें से, क्या वो sp हाइब्रिडेशन कार्बन होगा, या सॉरी sp2 होगा, या sp होगा, या पाई बॉन्ड होगा, या सिग्मा बॉन्ड होगा? किसकी वजह से हमारे पास जो एल्काइन है वो आपकी क्या होती है, एसिडिक होती है? तो भाई हमने इस पर बहुत जोर दिया था इसको, जब भी हम एल्काइन को पढ़ रहे थे। तो आई होप पहले ही लेक्चर में इस चीज का आंसर बताया था आपको। एल्काइन क्या होता है, अगर हम टर्मिनल एल्काइन की बात करें तो हमने क्या बोला था सर, अगर ट्रिपल बॉन्ड आपका कोने पर है, साइड वाला है ना, तो उसको टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। और टर्मिनल एल्काइन एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि ये H+ को निकाल सकता है, बिकॉज इस कार्बन पर जो हाइब्रिडेशन होता है वो कौन सा होता है, sp, और sp की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि sp में परसेंटेज s करेक्टर होता है 50%, sp2 में होता है 33%, और sp3 में होता है 25%। सबसे ज्यादा s करेक्टर किसमें होता है, sp, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो H+ को इजीली त्याग सकता है। आई होप इतनी बात भी आपको समझ में आ रही, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े लेक्चर्स में। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। गॉट इट। अगला है विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म इन हैलोजनेशन ऑफ एल्काइन। अच्छा, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन हैलोजनेशन ऑफ एल्काइन। भाई एल्काइन के हैलोजनेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अभी तो किए थे, अभी तो क्या था, क्या किया था सर, R ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर R है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी हैलोजन से, तो क्या बना था RC, एक Cl इधर, डबल बॉन्ड C, एक Cl इधर, और फिर यहाँ पर R। हम बोले थे सर दोबारा से करा दो हैलोजनेशन, तो क्या बन जाता है RC सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, इससे 2 Cl और इससे भी 2 Cl, ऐसे ही तो हो गया था। बिल्कुल, अभी किए थे ना पिछले रिएक्शन। और ऐसा करने से सर हमारे पास हमसे पूछा बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बता दो, है ना। तो कौन सा प्रोडक्ट बना है, तो इसने कहा कि ईथर बना है। अरे पॉसिबल नहीं भी, ईथर तो ये होता है सर ROR। बिल्कुल, डाई हेलो एल्किन बना है, डाई हेलो एल्किन का मतलब 2 हैलोजन, डाई हेलो एल्किन। एल्कीन बना है, एल्कीन भी बना है, लेकिन एल्कीन पे हैलोजन लगा है। एल्कोहल, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें बोलो डाई हेलो एल्किन। भाई एल्किन तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर क्वेश्चन ही मिसप्रिंट दिया है, एल्काइन का हैलोजनेशन कराना है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो डाई हेलो एल्कीन बनेगा और टेट्रा हेलो एल्कीन बनेगा। तो यहां पर हमारे पास इधर क्या है, सेम कहानी है, ईथर ईथर। देखो डाई की जगह वैसे अगर आपका यहां लिखा होता टेट्रा, टेट्रा हेलो एल्कीन, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना।
टेट्रा हेलो एल्केन, तो वो आपका सही रहेगा क्योंकि 1 2 3 4 हेलोजन है, एल्केन हो गया ना, टेट्रा हेलो एल्केन। या फिर एल्कीन की जगह आपका देता वो क्या देता भाई, डाई हेलो एल्कीन, डाई हेलो एल्कीन। तो ये ऑप्शन सही होते, तो इसमें हम करेक्ट नहीं बता सकते कि डाई हेलो एल्केन बोलेंगे या फिर आपका एल्कीन बताएंगे। अगर हम बेसिकली अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन फिर भी सही होना चाहिए सर, ये तो बता दो, है ना। हालांकि हमारे हिसाब से क्वेश्चन ही गलत हो गया क्योंकि इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं जो हमारे पास बन रहा है। हमारे पास बन रहा है सर टेट्रा हेलो एल्केन, और टेट्रा हेलो एल्केन है ही नहीं इसमें। उसने डाई हेलो एल्केन हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो डाई हेलो एल्केन हो सकता है ना। तो और दूसरा ये फिर भी हम नहीं बोलेंगे इसको डाई हेलो एल्केन नहीं हो सकता सर, टेट्रा हेलो एल्केन ही होगा, ठीक है। और ईथर हो ही नहीं सकता, एल्कोहल हो ही नहीं सकता। एल्कीन की बात करें तो खाली एल्कीन नहीं बोल सकते, एल्कीन भी नीचे जाके क्या बनाता है, एल्कीन बनाता, तो इस चारों में से कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका सही आंसर हमारे पास ये है टेट्रा हेलो एल्कीन ही बनेगा। डाई हेलो एल्कीन बीच में बनता है ना, तो सही ऑप्शन ये होगा टेट्रा हेलो एल्कीन, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपको पर आगे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें से ये क्वेश्चन ही हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका ये सही आंसर है नहीं। चलिए फिर हम आज के हमारे जो 40 क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, लेकिन उससे पहले फिर से वही चीज़ जो हम हमेशा बोलते हैं कि लेक्चर को भाई जितना हो सके उतना शेयर करो। मैं आपके साथ मेहनत एक्चुअली करना चाहता हूँ, आप भी मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत करो अपनी पढ़ाई में भी, और थोड़ा सा लेक्चर को शेयर करो। जो भी आपके साथ क्लासमेट्स बैचमेट जो भी हैं, जिसको भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, आगे जाकर अपने भविष्य का अच्छे से निर्माण भी करना, तो मैं भाई आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ रहो, मैं ऐसी आशंका करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।